वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। तो क्लास 11th की हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने देखी होगा उसको और लाइक शेयर किया होगा आपने। अगर नहीं किया तो भाई जाइए देखिए और लाइक शेयर भी करिए उसको, क्योंकि आपके ही काम की वीडियो है वो, हमारे काम की नहीं है, मतलब बेसिकली आप ही की है ज्यादातर तो। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी को। तो हमने जैसे उस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक ही वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरे ही टर्म वन के सिलेबस को कंप्लीट किया था, एमसीक्यूज को, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, यानी कंप्लीट एक वीडियो के अंदर हम पूरी ही सोशोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। पूरी बोले तो कंप्लीट सोशोलॉजी का मतलब होता है केवल टर्म वन, जो आपके इस बार 2021 के एग्जाम में आने वाले हैं दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो उसके हम एमसीक्यूज को करेंगे। और चैप्टर 1 2 3 4 ये चैप्टर आ रहे हैं आपके, आपको सिलेबस पता होगा। और अगर आप बिल्कुल ही पिछड़े जाति के हैं, मतलब जाति कह रहा हूँ, पिछले ही मतलब बुद्धि के हैं, तो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज आपको मालूम होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं सोशोलॉजी को। टर्म वन एमसीक्यूज हम करेंगे उसको। और खास बात, अच्छी बात सभी के लिए वो ये है कि ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और वो भी आमने सामने है। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जोन सी भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको। हिस्ट्री का भी हमने इसी तरह से बनाया था, तो उसको भी जाकर के देखिए। यहाँ आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये सभी आप ही के लिए हैं भाई, फटाफट से लाइक शेयर करिएगा इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, लाइक करना है वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो स्कूल का ग्रुप हो, इंस्टीट्यूट का हो, कोचिंग का हो, जहां भी आप पढ़ते हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि उनके भी काम आएंगे ये। और भाई, और सबसे बड़ी चीज, ये जो सब्सक्राइब बटन है ना लाल कलर का, इसको फटाफट से दबाइए और ब्लैक कर दीजिए। और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी हम वीडियो डालें उसकी सबसे पहले, और आप सबसे पहले हमारे चैनल पर आ सके वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर हमारे स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन हमारे को सर्च करना है, वहां पर जाना है, उस चैनल को ज्वाइन करना है और आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। बेसिकली मेंबर नहीं, हमारे जो है परिवार में जुड़ जाएंगे, और वहां से आपको पीडीएफ्स वगैरह इजीली मिल जाएंगी। नोट्स वगैरह चैप्टर वाइज सब कुछ अपलोडेड है, वहां पर जाइए सर्च करिए, फटाफट मिलेंगी सारी चीजें। और धीरे धीरे और चीजें बढ़ेंगी, उस पर घटेंगी नहीं, समझेगी नहीं। तो लाइक शेयर अगर आपने कर दिया है एक अच्छे बच्चे की तरह, आदर्श व्यक्ति की तरह, सब्सक्राइब कर दिया है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चलिए हम चलते हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट पेज पर ये रहा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और फिर उसके नीचे उसके एमसीक्यूज हैं, तो काफी अच्छे से आपकी हेल्प हो जाएगी इसके अंदर, उम्मीद मेरे को यही है, हो भी जानी चाहिए। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए बनाने को तो कितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, लगभग 1000 से ऊपर तो मिनिमम बनाए जा सकते हैं, बनाने वाले के ऊपर है। बट जो इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम उसको लेकर के चल रहे हैं केवल। ठीक है, तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। भाई जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं वो किस चीज से रिलेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है कि नहीं। तो इसको भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समाज शास्त्र में डैश का विविध विधिवत अध्ययन किया जाता है। डैश इज सिस्टमेटिकली स्टडीड इन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के अंदर किस चीज का एकदम लाइन वाइज सिस्टम की तरह से जो है स्टडी की जाती है उसके ऊपर, तो वो है समाज का। भाई पूरा का पूरा जो ये किताब है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा डिसिपल है, डिसिप्लिन जो भी चीज है आप इसको कहते हैं, जो भी ये रिलेट करता है वो पूरा का पूरा कहाँ से रिलेट है, सोसाइटी से तो रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, तो समाज से ही होगा, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, ये 2016 में मोदी जी ने इसको शुरू किया है, ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है कि नहीं सर। बिल्कुल, इसमें घर दिए जाते हैं भाई सभी को, मतलब सभी को नहीं, जिनको नीड है केवल उन्हीं को। ये इनका कलर चेंज कर लेते हैं पहले, अब ठीक है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तू ने बोला ये। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के जो आप पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र,
ठीक है, इनके जनक भी यही कहे जाते हैं, नागरिक शास्त्र में भी आपको यही मिलेंगे, अरस्तु एंड प्लेटो, अरस्तु प्लेटो, अरस्तु प्लेटो, इनका नाम आपको ध्यान रखना है एकदम। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल नहीं भाई यहाँ पर, ठीक है, सोशल बीइंग, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, वो क्या क्या किसने कहा है, अरस्तु ने बोला है ये बात। और हम मतलब मनुष्य समाज से अलग नहीं रह सकता, समाज में ही रहेगा। अगर कोई मनुष्य समाज से अलग रहना चाहता है तो वो एक जानवर के समान है, ये बात अरस्तु की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 2016 में शुरू हुई है, ये जो है किसके द्वारा संचालित की जाती है, किसके द्वारा जो है इस स्कीम को रन किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको देखो यहीं पे पता चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए है। तो गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सब कुछ। तो गांव में जिन लोगों के मतलब लोगों को ना घर बनाने के लिए पैसे वगैरह इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। एक और चलता है इंदिरा आवास, उसी को चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी जो है कि इसका जो शब्द है किसके द्वारा गढ़ा गया, किसने इसको कॉइन किया, किस व्यक्ति ने किया भाई, किसने किया, अगस्त काम्टे ने। किसने किया, अगस्त काम्टे ने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखना आपको इसका, ओके कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाज शास्त्रीय कल्पना के बारे में बात करने वाली पहली विद्वान कौन थे, यानी पहले विद्वान जो थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो सी डब्ल्यू मिल्स, कौन थे भाई, सी डब्ल्यू मिल्स, यानी वो वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। तो सी डब्ल्यू मिल्स, ओके, है कि नहीं। आसान है सर, बहुत आसान है, पढ़ाई करिए तो सब आसान है, और नहीं करिए तो फिर आसान कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, आसान तो बनाना पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाज के प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन सी होती है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। देखिए एक समाज के अंदर क्या होना चाहिए, समाज अमूर्त है, सोसाइटी इज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल, ठीक है, मूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त है, बदलती रहती है। समाज में समानता व भिन्नता दोनों है, यानी कि वहां पर इक्वालिटी भी है और डिफरेंस भी है, होता भाई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। और समाज मैंने ऊपर ही बताया कि भाई अमूर्त है, यानी कि परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। आपके पिताजी के टाइम का समाज, आपके दादाजी के टाइम का समाज जो है आपसे चेंज हो चुका है। तो चारों के चारों यानी कि तीनों की तीनों कमियां, सॉरी कमियां कह रहा हूँ यार, क्या हो गया मतलब, खूबियाँ जो है या अब जो भी कहें आप, विशेषता कह सकते हैं इसको, वो पाई जाती है समाज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में सबसे पहले किस देश में पढ़ाया गया, अमेरिका के अंदर। ये मैंडेटरी है अमेरिका के अंदर, ठीक है। मैंडेटरी मतलब ये है कि समाजशास्त्र आपको अमेरिका में पढ़ना ही पढ़ना है, फिर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, मतलब किसी भी स्ट्रीम को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपको सोशियोलॉजी जो है पढ़नी ही पड़ेगी, समझे। तो अमेरिका ने ही सबसे पहले इसको अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वो गिव द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, किसने दिया था भाई सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जेंडर से है, जेंडर से संबंध किसका है, नारीवादी का। आदर्शवाद आइडियलिज्म होते हैं, आइडियाज पे जो काम करते हैं वो वाले व्यक्ति, उपनिवेशवाद नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। नारीवाद, किसी एक जेंडर को यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है जो कि बेसिकली क्या है, फीमेल, तो फेमिनिज्म, फीमेल यार, आसान तो है, कहाँ मुश्किल है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान की संज्ञा दी, किस व्यक्ति ने, एडम स्मिथ ने। देखिए अर्थशास्त्र की शुरुआत या अर्थशास्त्र के जनक जो है वो कौटिल्य पंडित को कहा जाता है, कौटिल्य या चाणक्य जिनकी आप बात करते हैं, ठीक है। लेकिन चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है ना, बेसिकली वो आज के टाइम की राजनीति विज्ञान है, राजनीति मतलब तो पॉलिटी है वो पूरी की पूरी, मतलब समाज कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, प्रजा के साथ क्या होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक इकोनॉमिक्स जो है, इनके जनक इसको कहे जाते हैं, एडम स्मिथ को बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, है कि नहीं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एडम स्मिथ।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुंबई विश्वविद्यालय में कब हुई? आंसर देखने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है कि भारत के अंदर समाजशास्त्र विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कहाँ पर हुई है? सबसे पहले तो मुंबई के अंदर, ये ध्यान रखना है। एकदम दिमाग में घुस जानी चाहिए बात कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आप एक लाइन के अंदर दो क्वेश्चन को निपटा दें। समझे? कब किया गया था? 1919 में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे करना है एकदम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपके सामने, समाजशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है भाई? अगस्त काम्टे को। किसको बोला जाता है? अगस्त काम्टे को बोला जाता है। जेम्स मिल को नहीं बोला जाता। जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी। ठीक है? हाँ जी। इसमें कन्फ्यूजन वाले कुछ थे ही नहीं। कन्फ्यूजन वाले देते तो और मजा आता। पर चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाजशास्त्र का पुराना नाम क्या है? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या है? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, कम्युनिटी की बात होगी इसके अंदर, इसी तरह की चीजें जो है इसके अंदर चलेंगी। तो आपको भी उसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर के चलना है, और बहुत ही इजी बन जाता है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रिलेट कर लेते हैं अपने आप से। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई? अभी हमने कहाँ पढ़ा था? ऊपर ही पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर? मुंबई विश्वविद्यालय में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी के अंदर, यानी एडी में। ठीक है, कब हुई थी? 1990 के अंदर, मुंबई यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखना है भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा गया। कब कर दिया? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पुराना नाम क्या था? सोशल फिजिक्स। ये कब चेंज किया गया? ये पूछा गया है। तो ये चेंज किया गया था 1938 के अंदर। यानी कि जब मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बनाई गई थी, तब सोशियोलॉजी का असली नाम क्या था? सोशल फिजिक्स। है कि नहीं? 1938 में क्या कर दिया? नाम चेंज कर दिया गया भाई इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? समाजशास्त्र का जन्म जो है कब हुआ? 19वीं शताब्दी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर। व्हेन वाज द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी? 19th सेंचुरी। ठीक है, उससे पहले नहीं था ये। सबसे पहले कहाँ पढ़ाया गया? अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य काम क्या था? व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ ब्रिटिश बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन? इससे पहले वो लोग क्या करते थे? तो ये बेसिकली खेती करते थे और कपड़े बनाते थे। ठीक है, नील की खेती भारत में आके भी करवाते थे, और कपड़ों से बड़ा बड़ा मुनाफा कमाते थे ये लोग यूरोप में बेच करके उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, औद्योगिक क्रांति का केंद्र डैश था? द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज डैश। कहाँ पर हुआ था ये? इंग्लैंड के अंदर। बेसिकली बहुत ज्यादा था ये। है कि नहीं? इंग्लैंड में सेंटर बन गया था पूरा का पूरा, सोचिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीवाद से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटलिज्म? देखिए वर्ड के अंदर क्या आया भाई? नॉट आया। इसका मतलब तीन ऑप्शन जो है वो राइट होंगे, एक ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा, और इसी को हमें देखना है। तो देखिए आपको आंसर तो दिख रहा होगा कि भाई ऑप्शन नंबर डी सही है, बट आंसर पे जाने से पहले ऑप्शंस को जरूर पढ़िए और समझिए उसको कि क्या पता वो रिलेट कर रहा हो भाई, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन तो आपके पेपर में नहीं आएगा ना। है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद के अंदर निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीवाद से संबंधित है? और तीन गलत दे के एक सही दे देंगे, तो इस तीन में से कोई भी एक वर्ड कोई भी एक लाइन आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको, इसलिए ऑप्शंस को पढ़ें ध्यान से। दूसरे में बोला गया है, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। यह बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है। बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल होती है ये। यहाँ व्यापार और खुलेपन को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, ये बिजनेस एंड ओपननेस जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंस उनकी होती है यहाँ पर। किसके अंदर? कैपिटलिज्म के अंदर। भैया पैसा तो वहीं से तो पूंजी आएगी। लेकिन यहाँ राज्य का महत्व अधिक होता है और समानता पर बल दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ पर जो है इक्वलिटी की बात की जाती, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक समान पैसा होता, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज के बारे में भाई, किसी की कैपिटल इनकम ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ना फटाफट, देखा आपने? ये जो चैप्टर था 20 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए कंप्लीट। अब देखिए चैप्टर नंबर 2, जो इसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली व उनके उपयोग, टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, जो कि है चैप्टर नंबर
2 आपका, ठीक है? देखिए इसको भी देख लेते हैं। वो एकदम बहुत ईज़ी है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ईज़ी है। आपको तो 12th में ही पढ़ना है ना अभी, तो इसलिए आप किताब को पढ़ते रहिए ना, कि वरना 12th में फँस जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, क्या कहलाते हैं? सच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सोशल रिलेशंस विद ईच अदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसे ग्रुप के लोगों को, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? भाई बहुत ही आसान है ना, सोशली, देखिए सामाजिक संबंध बना रहे हैं ना, तो सामाजिक ग्रुप होगा। सोशल रिलेशन रखा है तो भाई सोशल ग्रुप होगा, और ये पूरा का ये आपकी किताब ही इसी के ऊपर चल रही है। तो इन वाले क्वेश्चन पे तो टाइम लगाना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। गोले भरने में टाइम लगा दीजिए बेशक। 20 मिनट आपको पहले के दिए जाएँगे, उसमें आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है, लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं, जिनका आपस में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता, क्या कहलाते हैं? सच अ गैदरिंग ऑफ पीपल हू गैदर इन वन प्लेस एट अ टाइम, ठीक है? और व्हिच डू नॉट हैव एनी डेफिनिट रिलेशन विद ईच अदर, व्हाट इज़ इट कॉल्ड? उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है भाई? अर्ध समूह बोला जाता है। सीमी ग्रुप बनाते हैं वो लोग, जो बेसिकली एक जगह जमा तो हो जाते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई भी डेफिनिट रिलेशन नहीं होता, फिक्स रिलेशन नहीं होता, तो ऐसे को क्या बोला जाता है? सेमी ग्रुप के लोग बोले जाते हैं, ठीक है? सोशल ग्रुप तब होगा जब उनका आपस में रिलेशन होगा। निम्नलिखित में से कौन-सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? देखिए फिर से वर्ड जो है सेंटेंस में आपसे नहीं पूछा गया है सवाल के अंदर, तो ध्यान से इसको एकदम ध्यान से फ़ोकस होके आंसर करना है इस चीज़ को, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? बहुत ही ध्यान से। दिख तो रहा होगा आपको, बट हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे। स्तरीकरण काफ़ी पुराना है। बिल्कुल भाई, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। हम पहले से इस चीज़ को करते आ रहे हैं। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है भाई, क्योंकि समाज में ही डिफ़ाइन होता है, या समाज में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं भाई, देखिए जब इसकी प्रकृति सामाजिक है और हम इस अलग-अलग स्तर के चीज़ों को, यानी अलग-अलग स्तर के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको आयु, वर्ग, जाति के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई भी समाज हो, कैसा भी समाज होगा, वहाँ पर या तो आयु के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होंगी, या वर्ग के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होंगी, जाति के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, भाई पैसों के अकॉर्डिंग चेंज होगी, कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसी चेंजेस को क्या बोलेंगे? स्तरीकरण। स्तर, लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना? तो उसको देखना पड़ेगा, और वो मिलती है हर जगह। तो ये हमसे पूछा था नहीं, और हमने बता दिया नहीं, तो नहीं कौन-सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। यही ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन-सी जाति के आधार पर स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? देखिए फिर से बोला नहीं है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था भाई जाति के आधार पर स्तरीकरण इसका मतलब होता है। तो क्वेश्चन पेपर को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं ना 20 मिनट में अच्छे से, तो आप समझ लीजिए कि आधे पेपर को अगले 10 मिनट में कर देंगे। इतना ही टाइम इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? ओके, तो देखिए पहली बात इसमें बोली गई है, जाति व्यवस्था में स्तरीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्तर पर थे, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ऊंचे ब्राह्मण थे, उसके नीचे क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, और फिर शूद्र थे, ये बात बिल्कुल ही सही है। देखिए यहाँ पर बोला ऊंचे स्तर पर थे, और शूद्र एकदम निम्न स्तर पर थे। दूसरी बात में बोला गया, यह स्तरीकरण अब पूर्णतः बंद है। बिल्कुल भाई, अब जो है बंद है। अब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे करके आगे नहीं आ सकता, ठीक है? जो व्यक्ति जिस स्थान में जन्म लेता है, समाज में उसे उसी जाति का स्थानांतरण प्राप्त होता है। बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई, क्योंकि देखो ब्राह्मण का बेटा अगर पैदा होगा तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। बेसिकली ये चीज़ पहले कर्म के अकॉर्डिंग था, बट बाद में इसको क्या बना दिया ब्राह्मणों ने? जन्म जन्म के अकॉर्डिंग बना दिया, क्योंकि भाई वही लोग पढ़ते रह गए, और उन्होंने बोला कि भैया हम ही, हमारी सरकार, हमारी किताबें हम ही लिखेंगे जो लिखेंगे। तो बात सही है ना भाई, राजा का बेटा क्या बन रहा था? राजा ही बन रहा था। हैं, आप लोग किसी एक जाति से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके बच्चे अपने आप ही उसी जाति के बन जाएँगे, जबकि उनका उनसे तो पूछा भी नहीं था, है कि नहीं है? अब देखो चौथा बोला गया कि समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया था, तो ये बात गलत है। 3 में नहीं बल्कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। 4
वर्ण के अंदर डिवाइड किया गया था, 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, जो कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? बाद में एक और बनाया था, इसको बोला गया था अनटचेबल यानी अछूत जिसको बोला गया था। तो ये 4 क्लासेस थी जिसके अंदर सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। ये बात गलत पूछा था, हमने गलत बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से एक क्या एक खुली व्यवस्था है? ओपन सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो जाति, वर्ण, वर्ग। तो भैया देखो, क्लासेस जो होती हैं वो खुली व्यवस्था होती है, जबकि जाति में व्यक्ति बंधा हुआ है, वर्ण के अंदर व्यक्ति क्या है, बंधा होता है, यानी उसके अंदर लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, ओपन नहीं होता। लेकिन क्लासेस के अंदर क्या होता है, वो एक ओपन व्यवस्था है, ओपन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक परिस्थिति से क्या आपका अभिप्राय है? क्या इसका मतलब है? सोशल स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पे। सोशल स्टेटस का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान, भैया आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी क्या वैल्यू है? हैं, क्या आपको प्लेस दिया गया है, यही आपका सोशल स्टेटस होता है। ठीक है? आपको धार्मिक नहीं, देखिए सोशल समाज के अंदर धर्म नहीं आता, इंडिविजुअल व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इंडिविजुअल है, आपकी अपनी है। समाज में आपने अपना भाई चमक-धमक पहन रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि समाज में आपको हम सेलिब्रिटी बना दें या आपको हम फेयर लवली का वो दे दें, ब्रांड एम्बेसडर बना दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है? किसी व्यक्ति की क्या नातेदारी है, इसका कोई भी मतलब नहीं पड़ता। आप द प्लेस अटेंड बाय अ पर्सन इन द सोसाइटी इज़ कॉल्ड ए सोशल स्टेटस। उस व्यक्ति का, जैसे रतन टाटा, भाई रतन टाटा के स्टेटस क्या है? भाई फर्स्ट प्लेस आएगा बहुत लोगों के बीच में, जिनके भी जो भी टाटा में या काम करते होंगे या आपके पास भी अगर आएँगे कभी वो, तो भाई वो अपने आप ही फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट प्रेफ़रेंस में आ जाएँगे आपके। क्यों? क्योंकि उनका सोशल स्टेटस ही ऐसा है। उन्होंने अटेंड कर रखा है उस लेवल को, उस नंबर को। तो आपका सोशल स्टेटस इसलिए नहीं होता कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहन लिए, लाली-पाली लगाई है कि नहीं लगाई है। इट डज़न्ट मैटर। इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है? मतलब इस चीज़ का बनता है कि आप समाज को क्या देते हैं, ठीक है? किस मन से देते हैं, किस भावना से देते हैं। देखिए, हम चाहे कोई अच्छी चीज़ करें, चाहे कोई बुरी चीज़ करें, इन दोनों का ही इफ़ेक्ट जो है समाज पर पड़ता है। समझे? दोनों का ही इफ़ेक्ट पड़ता है समाज पर, और हम कुछ ना कुछ हिस्सों में समाज को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं और समाज हमें रिटर्न दे रहा होता है। आप अच्छी चीज़ देंगे, समाज आपको रिटर्न में भी अच्छा ही देगा। हैं? रतन टाटा ने कुछ अच्छा किया हमारे देश के लिए, तो हमारे लिए भाई उन्होंने जो है प्लेस, जो भी उनका लेवल होगा या जो भी प्लेस होगा, वो उन्होंने गेन किया उस चीज़ को। आपने भैया चोरी करी है तो समाज में आकर के तो लोग आपको पेलेंगे पकड़ के, कहीं कोने में मिल गए तो आप। कहीं भी पकड़े जाएँगे, रोड पे पेलेंगे। तो भैया आपने कुछ दिया समाज को, चोरी करना दिया आपने समाज को, समाज ने रिटर्न में आपको लात घूँसे बरसा दी। वो भी अकेले नहीं मारती, जब समाज मारती है तो समझ गए ना, बर्गर सूज जाते हैं पूरे के पूरे। तो हम कहीं न कहीं समाज से ही जुड़े हुए हैं, समाज से अलग हम कभी हो ही नहीं सकते। बिना समाज के हम कुछ नहीं है बिल्कुल एकदम, मतलब पेड़ों के समान हैं, समझ लीजिए। जानवर भी बेचारे ग्रुप में रहते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में समाज को देते हैं कुछ ना कुछ, और रिटर्न में समाज हमें देता है। तो अगर आपको लगता है कि भैया लाली लगा लेने से, ज़्यादा सुंदर दिखने से, फेयर लवली लगा लेने से, एक चैन पहन लेने से या अंगूठियाँ पहन लेने से सब कुछ हो जाता है, या बाल बहुत बढ़िया हो जाने से सब कुछ हो जाता है, तो अब जा कर के मिलिए कभी राकेश झुनझुनवाले से, मुकेश अंबानी से, हैं, जेफ बेज़ोस से, एलन मस्क के। देखिए भाई ये लोग इस चीज़ों में रहते नहीं हैं। मार्क जुकरबर्ग हो गया, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। हैं, बिल गेट्स हो गए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तो शायद मैं जानता भी नहीं, या मुझे नाम मालूम भी नहीं है। तो देखिए कितनी सिंप्लिसिटी लेवल है, क्योंकि उनको पता है कि हम अमीर हैं, उनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि ये छपरी लोग घूमते रहते हैं भैया, उनको लगता है नहीं भैया 10 और इधर-उधर घूमना हम शुरू कर देंगे और हम, मतलब हमारा स्टेटस जो है समाज में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, आपकी कोई वैल्यू नहीं है समाज के अंदर अगर आप समाज में कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी हो गया इसके ऊपर। तो आप वेल नोन हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, नहीं करना। बाकी इच्छा आपकी है भैया, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉल्फ लिटन ने प्रतिस्थि प्रति प्र परिस्थिति सॉरी परिस्थिति को कितने भाग में डिवाइड किया था? इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैज रॉल्फ लिंटन डिवाइडेड द स्टेटस? स्टेटस को उन्होंने बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या बताया गया है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है सोशियोलॉजी, अगर आपका पास सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा आपने सेलेक्ट किया है इसको। निम्न में से कौन-सी अर्जित एक ऐसी होती है जो भाई अर्जित आपने अर्न की होती है, एक ऐसी
एक ऐसा स्टेटस होता है जो आपको खुद मिलता है, एक आपने गेन किया है, एक्वायर किया है, एक खुद मिलता है। तो पूछा गया है कि भैया कौन-सा ऐसा स्टेटस है जो एक्वायर की जाती है? कौन-सा है भैया? एजुकेशन, एजुकेशन एक्वायर की जाती है, ये आपको नहीं मिलती है। जो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका बिज़नेस होता है, ये आप एक्वायर करते हैं अपनी मेहनत से। धन-दौलत आप एक्वायर करते हैं, आपको विरासत में नहीं मिलती है, आपको अर्जित करनी पड़ती है। आपके पैसे आप पापा आपको ₹100 देके मर गए और आप दारू पी कर के 10-10 रुपए की 10 दिन में पैसे फूँक करके फिर भीख माँग करके मर गए। नहीं होता, ठीक है? ये आप अर्जित करते हैं इन चीज़ों को, तो उपरोक्त सभी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1948 में रामपुरा में जनगणना कार्य किसने किया था? Who did the census work in Rampura in 1948? Who did the जनगणना इन रामपुरा इन 1948 किस व्यक्ति ने किया था? तो एम एन श्रीनिवास जी ने इस जनगणना को किया था जो कि रामपुरा के अंदर हुआ था 1948 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से। 10वां क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्राथमिक समूह की विशेषता क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं उसकी क्या विशेषता नहीं है? तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाते हैं बल्कि क्या बनाते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। इसका मतलब ए, बी और सी, सॉरी डी, यानी ए, बी और डी, ये तीनों बात क्या है इससे रिलेटेड बिल्कुल सही है। पढ़िए इसको। प्राथमिक समूह आमने सामने के संबंध होते हैं, फेस टू फेस रिलेशन होता है इसमें। समूह की लघुता, ग्रुप जो है वो स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। परिवार आता है इसके अंतर्गत, ग्राम यानी गांव आता है और कुछ दोस्त आते हैं। परिवार, गांव, दोस्त, ये हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष संबंध जो है ये सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह की विशेषता जो है वो नहीं है। फिर से नहीं पूछा, इसका मतलब 3 होंगी। तो देखिए व्यक्ति उन्मुख, पर्सन ओरिएंटेड नहीं होता है ये बिल्कुल भी। अप्रत्यक्ष संबंध होता है जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था। तो ये सेकेंडरी ग्रुप का जो है रिलेशन है। औपचारिक और अव्यक्तिक संबंधन यानी कि फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशन होगा इसके अंदर। तो देखिए अगर यहीं पर आपको आंसर मिल रहा है इम्पर्सनल रिलेशन होगा तो भैया पर्सनल रिलेशन नहीं हो सकता, पर्सन ओरिएंटेड ये नहीं होगा। और ये जो ग्रुप है वो लार्ज बड़े उसमें होगा। तो भैया अगर आपके पास 15 लोंडे लेके आप घूम रहे हो, 15 का ग्रुप बना के 100 लोगों का ग्रुप बना के घूम रहे हो, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक लड़का इनफ है हमारे पास, बस वो काम का होना चाहिए। ठीक है? तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप आपको मालूम चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसने प्रदत्त परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति का भेद किया है? मतलब सॉरी, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो 2 तरह की परिस्थिति, 2 तरह के स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? एक अर्न स्टेटस होता है, एक गिवन स्टेटस होता है। कोई आपको देता है और कुछ आप अर्न करते हैं। तो किस व्यक्ति ने इसको जो है डिफरेंस बताया था इसमें, तो वो थे राल्फ लिंटन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी? व्हाट कांसेप्ट डिड कार्ल मार्क्स प्रेजेंट अबाउट सोसाइटी? क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था भाई, इन्होंने बेसिकली 2 बात कही थी, क्लास एंड स्ट्रगल के बारे में, बाकी 3 बातें इन्होंने नहीं कही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे से आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रुप? तो देखिए 3 प्राइमरी ग्रुप थे, ये आपको मैंने ऊपर बता दिए थे। तीनों के अंदर परिवार, पड़ोसी और मित्र थे। मित्र यानी कि सगे संबंधी, ये तीनों ही आते हैं। जबकि राजनीति दल जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये अप्रत्यक्ष दल होते हैं, अप्रत्यक्ष ग्रुप होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। तो ये सेकेंडरी होते हैं, ना कि प्राइमरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम एज ग्रुप? जहां पर सेम एज के ग्रुप होते हैं तो उसको कहते हैं समवयस्क समूह, इवन एडल्ट ग्रुप, यानी एक तरह के ही, यानी लगभग, देखिए इवन का मतलब ये एक जैसे, जहां पर आपको दिख रहा हो। प्राइमरी में ऐसा हो नहीं हो सकता, सेमी में नहीं होता, रेफरेंस में नहीं होता, बल्कि इवन एडल्ट ग्रुप के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जहां पर सेम एज के ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट है आपके सेकंड चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी ग्रुप? अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, भाई बिल्कुल ये सभी के सभी किस में आते हैं? सेकेंडरी में। फर्स्ट में क्या आता है? आपकी फैमिली आ जाती है, आपका विलेज या जहाँ भी आप रह रहे होते हैं, आपके फ्रेंड या रिलेशन जो होता है, ये रिलेटिव्स जो होते हैं, ये प्राइमरी में आते हैं। बाकी सब स्कूल हो, ऑफिस हो आपका, आप कहीं जॉब करते हो, आपकी कोई कंपनी है, ये सब जो है सेकेंडरी में आते हैं।
तो हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं सेकंड चैप्टर के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन कर लिए थे हमने फर्स्ट चैप्टर के, तो 36 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं और उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलिए तीसरे के चैप्टर को भी देख लेते हैं, हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको बार-बार वीडियो देखने की कोई भी टेंशन ना रहे। तो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए बुक को जरूर पढ़िए क्योंकि आपको एंड टाइम पर भाई काम यही देगा, तो बुक को आप अभी से पढ़िए, और अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले, और एग्जाम मतलब अभी आप एमसीक्यूज देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देख के जाइएगा, वहां पर भी आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करके जाएगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पितृ सत्तात्मक, ठीक है, पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक जो भी आप कहिए, परिवार जो होता है जहाँ पर मेल्स की वैल्यूज ज्यादा होती है, परिवार संचालन में अधिकार और प्रभाव किसके पास होता है, अभी मैंने बता ही दिया आपको किसके पास होता है, मेल्स के पास। ठीक है, वो हैज अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस इन पैट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है मातृसत्तात्मक जहां पर माता स्त्री के पास होती है, एक होता है पितृसत्तात्मक जहां पर पुरुषों के पास होती है। तो भाई अभी का जो हमारा समाज है इंडिया का, वो क्या है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मातृसत्तात्मक से रिलेटेड है, तो किसके पास पावर होगी भाई, माताओं के पास, यानी कि स्त्रियों के पास, है कि नहीं। जब वृद्ध सत्तात्मक हो जाएगा तो वृद्धों के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, किसने लिखी है इस बुक को, किसने लिखा भाई, इस बुक को मैक्स वेबर ने लिखा। किसने लिखा, मैक्स वेबर ने लिखा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगले पेज पे आपको मिलेगा, और ये आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए दो बात यहाँ पर कही जा रही है, सामाजिक संस्था, संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन जो सोशल समाज के लिए बनी है। तो औपचारिक और अनौपचारिक जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपके स्कूल्स वगैरह हो गए, औपचारिक के अंदर आ गए, और आपकी फैमिली अनौपचारिक के अंदर आ गई, है ना। हम कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, इंस्टीट्यूशन का ही हमारा कहीं ना कहीं काम होता है, तो ये दोनों के दोनों जो है इसी में आते हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है, दोनों की दोनों इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ही आते हैं, उसी के अंडर में आते हैं। मित्र हो गए, क्या कहते हैं, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, तो उनसे भी तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो समाज का तो हिस्सा वो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर बोला है औपचारिक। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, औपचारिक, औपचारिक बोले तो फॉर्मल। देखिए कानून और शिक्षा ये फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं, जबकि परिवार इनफॉर्मल में आता है, और यही पूछा था हमसे, आंसर दे दिया हमने। अगले में पूछा अनौपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं है, तो इसका मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। तो देखिए अभी हमने ऊपर बड़ा, शिक्षा जो है वो औपचारिक है। बाकी सब परिवार हो गया, शादी वगैरह, नातेदारी, ये सब कुछ किसमें आता है, ये सब कुछ ही अनौपचारिक इनफॉर्मल में आता है। जबकि फॉर्मल में क्या होता है, शिक्षा। यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चलती हैं, सभी के लिए एक जैसी होती हैं चीजें, तो इस तरह की चीजें फॉर्मल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो इस पेज का आखिरी क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया था कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष घर की जीविका चलाएं, तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं, ये मतलब करेंगे। तो कह रहा भाई किसने दिया था, कौन व्यक्ति था वो, व्यक्ति का नहीं मतलब किस उससे बिलोंग करता था, ये बात कही गई है। वो अर्ग दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज परफॉर्म बेस्ट इफ, कह रहा कि भाई आज की जो सोसाइटी है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी अगर वुमेन को ये बोला जाए कि भैया आप फैमिली की देखभाल करो, है ना, मतलब बोला कि परिवार की देखभाल करे और पुरुष जो है जीविका चलाए, यानी मेल्स जो है वो, जैसे आजकल क्या होता है भाई, महिलाएं घर में घर की देखभाल करती हैं, पुरुष जो है वो अर्न करते हैं, हाउस होल्ड को जो है टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, ये काम करते हैं उनका। तो ये बात किसने कही थी, ये प्रकारवादियों ने कही थी, है ना, जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने कही थी इस बात को कि भैया आप एक काम करो ना, महिला हो आप, जाओ घर में बैठो, आप परिवार आप इंटरनली देखो किसी चीज को, ये परिवार है, आप अंदर सब कुछ देख लो, बाहर से क्या कैसे होगा ये हम लोग देख लेंगे, यानी कि मेल्स देख लेंगे, और इससे क्या होगा ना, समाज बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा हमारा। ये बात किसने कही थी, ये प्रकारवादियों ने कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ही है, यहाँ पर फटाफट से आप इसको देखें। स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई, इसका कारण क्या था। भारत में औसत आयु में वृद्धि होना उपयुक्त कथन किसका है ना। ये एक बात कही गई है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जॉइंट फैमिली इन इंडिया, दिस इट्स फैक्टर वाज द इंक्रीजिंग इन द एवरेज इंडिया,
है ना? एवरेज एज इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि इस बात को किसने कहा? इस बात को एम एन शाह ने कहा था कि भारत के अंदर क्या हुआ, आज़ादी के बाद है ना, जॉइंट फैमिली जो है उसके नंबर जो है वो बढ़े, है ना? उनके नंबर जो है बढ़े, तो जो एवरेज एज थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये बात किसकी है? एम एन शाह की है बात। अपनी ही जाति में विवाह कहना, विवाह जो करते हैं, जो अपनी ही जाति में, सेम जाति में जो शादी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको अंतर विवाह कहते हैं। जो दूसरी जाति में शादी करते हैं, यानी दूसरे कास्ट में शादी करते हैं, उसको बहिर्विवाह कहते हैं। जो एक से ज्यादा करते हैं, बहुविवाह कहते हैं भाई उसको, है ना? तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटर मैरिज, है कि नहीं? अपनी ही जाति में शादी करना। आप देख लेना भाई कहाँ करेंगे आप। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को क्या कहा जाता है? यानी कि भाई ऐसे रिश्तेदार, आपके ऐसे रिलेटिव जिनसे आपका खून का रिश्ता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उनको क्या बोलते हैं? समरक्त नातेदार। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजियस रिलेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्टिजियस रिलेटिव। जिनसे हम शादी करते हैं उनसे हमारा वैवाहिक नातेदार बनते हैं हम उनके, ठीक है? मैट्रिमोनियल रिलेटिव हो जाते हैं वो हमारे, जो भी मियाँ बीवी, पति पत्नी, फिर सास ससुर जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जो आपकी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, वो समरक्त नातेदार। सम मतलब एक जैसा, रक्त मतलब खून, नातेदार एक जैसे खून वाले नातेदार या कॉन्टिजियस रिलेटिव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, औपचारिक शिक्षा का क्या उदाहरण है? व्हाट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? भाई देखिए, फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली कहाँ मिलेगा? स्कूल में, पड़ोस, समाज और घर इनफॉर्मल के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल बोले तो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा, स्कूल, कानून, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फॉर्मल के अंदर। ठीक है, तो वहां पर मिलेगा और यही उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? अनौपचारिक शिक्षा। तो भैया देखिए फटाफट, अनौपचारिक शिक्षा कहाँ पर मिलेगी? स्कूल में, कॉलेज में। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक स्कूल में मिलेगा, शिक्षण संस्थाओं यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी कोचिंग वगैरह होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं स्कूल में। यहाँ तो फॉर्मल शिक्षा मिलेंगी आपको। फॉर्मल बोले तो औपचारिक, हमने ऊपर पढ़ा। समाज किसके अंतर्गत आता है? इनफॉर्मल के अंतर्गत, अनौपचारिक के अंदर। और यही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं? समझना जरूरी है भाई। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, जिसमें हमने जो है कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन किए हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा, आपकी जो स्टम में आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम, जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई, इसको भी देख लेते हैं। जब हमने 3 चैप्टर कर लिए तो एक को क्यों छोड़े भाई, इसको भी कर ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम प्रारंभिक समाजीकरण कहाँ पर सीखते हैं? सबसे पहले हम, यानी अर्ली सोशलाइजेशन हम कहाँ पर सीखते हैं? देखिए, सबसे पहले कोई भी बच्चा परिवार से सीखता है, फिर अपने आस पड़ोस से सीखता है, तब कहीं जाकर के विद्यालय में सीखता है। आस पड़ोस में समाज आता है, ठीक है? आस पड़ोस में आपका समाज आ जाएगा, आपका जो है वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, रिश्तेदार जितने होते हैं वो आ जाएंगे, मित्र वगैरह सब आस पड़ोस में आ जाएंगे, यानी समाज में आ जाएंगे। तो पहले व्यक्ति परिवार में सीखता है, फिर अपने समाज में सीखता है, उसके बाद जाकर के वो विद्यालय में सीखता है। हमसे क्या पूछा? प्रारंभिक यानी कि अर्ली, सबसे पहले कहाँ सीखेगा वो? फैमिली के अंदर। ओके, आप लोग भी भाई वहीं सीखते हैं फैमिली में, जैसे फैमिली सिखाएगी आप वैसे हो जाएंगे। फिर चाहे आप 20 घंटे ट्यूशन पढ़े, लेकिन 4 घंटे फैमिली जो सिखाएगी आप वही सीखेंगे। तो फैमिली सही होनी चाहिए। सही बोले तो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी सब कुछ स्कूल के भरोसे छोड़ दो कि भैया हमने बच्चा दे दिया आपको, हम एकदम आइंस्टाइन बना के निकालो, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, मानव विज्ञान के प्रकार्यात्मक स्कूल के संस्थापक ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की किस देश से संबंधित है? वेट वेट वेट, ऑप्शन पे जाने से पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पहला, मानव विज्ञान के प्रकार्यात्मक स्कूल के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिला, ठीक है, यानी कि क्या नाम है उनका? क्या नाम है भाई? ब्रोनिस्ला मेलिनोवास्की। ये जो है फाउंडर है फंक्शनल स्कूल के, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ये ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया। दूसरा यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव विज्ञान के जो ये संस्थापक है, ये किस उससे बिलोंग करते थे? मतलब आदर्शवाद से बिलोंग करते थे, रहस्यवाद से बिलोंग करते थे, समाजवाद से बिलोंग करते थे या प्रकार्यात्मक से जो बिलोंग करते थे? तो ये प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल से बिलोंग करते थे, फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते थे। ये भी हो गया। तो 2 क्वेश्चन आपको तो क्वेश्चन में देखने को मिल गए। बाकी बोला गया कि भाई किस देश से रिलेटेड थे ये? तो ये पोलैंड से रिलेटेड थे। तो 3 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से पढ़ना है आपको, तब जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। रट के तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कांसेप्ट एंड डेफिनेशन किससे रिलेट है, ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली सर्वे से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? सर्वे से। कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कांसेप्ट एंड डेफिनेशन, ये किससे रिलेटेड होता है? ये सर्वे से रिलेटेड होता है, यानी कि सर्वेक्षण से रिलेटेड होता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का आयाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ कल्चर? कौन सी चीज जो है वो कल्चर के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, ये तीनों चीज कल्चर के अंतर्गत आती है, बट अनुस्थानिक जो है यानी कि साइंटिफिक जो है कल्चर के अंतर्गत नहीं आती। भाई ये साइंस है, ये अपने आप में अलग होती है, कल्चर में नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऑरेलिटी एवं लिटरेसी किसकी पुस्तक है? 2 बुक का नाम आपको यहाँ पर मिला है, दोनों के एक ही सिंगर हैं, जिनका सॉरी सिंगर कह रहा हूँ मैं, राइटर। एक ही राइटर है जिनका नाम है वॉल्टर ओंग। ठीक है, क्या नाम है? वॉल्टर ओंग। इनकी 2 पुस्तक है। तो देखिए, ये नाम आपको ऊपर दे दिया जाएगा और उनकी पुस्तक का नाम नीचे दे दिया जाएगा। और पूरे ऊपर ऑप्शन ए में लिखा होगा ऑरेलिटी, और बी में लिखा होगा लिटरेसी, सी में लिखा होगा दोनों, और डी में लिखा होगा कोई भी नहीं। देखिए, ऐसी क्वेश्चन बनता है सर। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे, संस्कृति के 2 सैद्धांतिक आयाम कौन से हैं? व्हाट आर द 2 थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ कल्चर? सॉरी फटाफट जल्दी बताइए। 2 डायमेंशन पूछे हैं कल्चर के जो कि थ्योरिकल बेस हो, कौन से हैं वो? तो भौतिक और अभौतिक। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल भी इसके अंतर्गत आता है और इममटेरियल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ए और बी दोनों ही सही आंसर है। तो 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, हम 4th चैप्टर पर है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। भाई लाइक शेयर मुझे जो है कम दिख रहे हैं, भाई करिए फटाफट इसको, शर्माना किस बात का यार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बात यहाँ पर है, देखिए, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य समुदाय व आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी? कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, एथिक्स, laws, customs and other communities and habit acquired by a man as a member of society। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? तो ये टायरल ने डेफिनेशन जो है दी है। किसने दी है भाई? टायरल ने ये डेफिनेशन आपको दी है। आपने बुक को पढ़ा होगा, आपको वहाँ पर ये मिला ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई बिल्कुल इस वीडियो के बाद जाइए, बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए, मटेरियल की बात हो रही है, ये तीनों चीज किसी ना किसी मटेरियल के अंतर्गत तो आती है, चाहे कुर्सी हो, पेन हो, किताब हो, बट विचार मटेरियल नहीं है। ये किस में आता है? ये थॉट में आता है ना? ये भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक है। क्या है ये? अभौतिक है। कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, थॉट का। तो विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? इसका मतलब 3 होंगे, 1 नहीं होगा। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है किताब जो है ये भौतिक है ना, फिजिकल है ये बेसिकली। बट सोच, आदर्श और विचार, ये तीनों चीज क्या है? ये अभौतिक है ना? तीनों चीज क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर है, जबकि किताब जो है वो मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक चीज है एक। तो ये ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, आप बहुत ही आसान है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तभी डैश क्यों
उत्पत्ति जो है वो होती है व्हेन कल्चर्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन डेथ टेक्स प्लेस। क्या आती है भाई? निरजतीयता। निरजतीयता की जो है उत्पत्ति हो जाती है जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है तब, यानी एथनिटी जो है, एथनिसिटी की जो है उत्पत्ति हो जाती है, वो जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाती है जब भी या दो से ज्यादा कल्चर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, है ना? वो क्लैश भी तो करने लग जाते हैं भाई दो, कि हमारा कल्चर ये है, आपका कल्चर ये है, तो वो डिफरेंस जो है आपको तभी देखने को मिलता है। सामंती व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? वेयर वॉज द फेडरल सिस्टम प्रिवलेंटेड? ठीक है, ये पूछा गया कहाँ पर थी? भाई ये यूरोप में थी। ठीक है, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ पर थी? यूरोप में थी। तो ये जो है हमारे कंप्लीट हो गए। क्या कर रहे थे हम भाई? याद है किसी को कि पढ़ क्या रहे थे हम? सोशोलॉजी पढ़ रहे थे, समाज शास्त्र। क्या पढ़ रहे थे हम? समाज शास्त्र। ठीक है, इसमें आपके इस बार चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक, है ना? चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक आपके टर्म 1 के अंदर आ रहे हैं। टर्म 1 जो कि आपका दिसंबर 2021 में होने वाला है, इसके अंतर्गत जो है ये आ रहा है। इसको सही से लिख देते हैं ना। ठीक है, इसके अंतर्गत आ रहा है। तो चारों चैप्टर के हमने एमसीक्यूज को क्या कर लिए, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और आप कुछ मत करिए, आप बुक को एकदम रीड करते रहिए, खाते पीते भी रीड करेंगे सही है, और एमसीक्यूज को देखिए। आपने अभी देख लिया, थैंक यू बहुत बहुत आपका, देखा आपने। आप एक काम और करिएगा, एग्जाम से जो है एक दिन पहले भी इसको देख लेंगे अगर आप, तो आपको ये बहुत ज्यादा ही हेल्प जो है ये करेगा। ठीक है कि नहीं? 1 घंटे से भी कम की वीडियो है भाई, अगर आप ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमारा किताब था, यानी जो भी हमारी किताब है ये समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके जो भी टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं उसको हमने देख लिया, कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो के अंदर, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एक साथ। तो भाई लाइक शेयर तो बनता है इस बात के ऊपर, और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल चाहिए चाहिए, इसमें तो नहीं का ऑप्शन है ही नहीं। सब्सक्राइब चाहिए यार, फटाफट से। कम्युनिटी टैब ओपन नहीं हुआ अभी तक, तो हम आपसे जो है रूबरू कैसे हो पाएंगे? हाँ, वो तो ओपन करना ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप जो भी कहिए इसको, कि इसको शेयर ज़रूर करिए भाई, लाइक करिए। बहुत मेहनत लगती है एमसीक्यूज़ वगैरह या कुछ भी तैयार करने में, और कोशिश हमारी रहती है कि भाई टाइम से पहले दें, कई बार दे देते हैं, कई बार थोड़ा रह जाता है, बट हम टीम बना रहे हैं धीरे-धीरे, और वो सभी मिल कर के जब हम काम करेंगे तो बेटर बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो हमें आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चार्जेबल होता तो अलग बात थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो हेल्प ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिले। और ट पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर जॉइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, वहाँ पर सभी पीडीएफ्स, बुक्स वगैरह, नोट्स, सॉल्यूशंस आपको दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाएँगे, आप वहाँ जाइए और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ और भी अवेलेबल है, आप उनको भी देखिए, आप किसी मतलब आपके क्या कहते हैं, नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगी वो सारी वीडियोज़, और उम्मीद है कि आप देखते भी होंगे। तो आप तैयारी करिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।